हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स में आज हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के खिलाफ ही एक्शन करना शुरू कर दे, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज जो होती हैं, जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है, वो क्या करती है, इस हमारी बॉडी के खिलाफ ही एक्शन करना शुरू कर देती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कि जब हमारी एंटीबॉडी या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के खिलाफ ही एक्शन करे, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। और ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो इम्यूनिटी होती है या जो ऑटो इम्यूनिटी बनती है, वो किसके खिलाफ बनती है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी जिसको हम बोलते हैं NMJ, यानी कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। यानी कि हमारी वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं, उनके खिलाफ अगर हमारी इम्यूनिटी फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती है, वॉलेंट्री मसल कौन सी होती है? जिनको हम हमारी इच्छा के अनुसार काम करवाते हैं। जैसे मेरा हाथ को उठाना, मेरा सांस लेना, ये सारे कैसे होते हैं? हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वॉलेंट्री वर्क जो होते हैं, वॉलेंट्री वर्क के अंदर जो मसल्स एक्शन करती हैं, उनके खिलाफ, यानी कि उनके जंक्शन में क्या होती है, उनके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है, उसको हम बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। अब ये माइस्थेनिया ग्रेविस जो होती है, इसके कोजेस क्या क्या होते हैं? माइस्थेनिया ग्रेविस के कोजेस का मतलब या इटियोलॉजिकल फैक्टर जो है, उनमें क्या होता है, सबसे पहला मेन रीजन तो हमारा ऑटो इम्यून ही होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोजेस में सबसे पहला है हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी कौन सी ऑटो इम्यूनिटी पाई जाती है, या हम बोले कि जो इसके अंदर सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी वो किस टाइप की होती है? टाइप सेकंड सेंसिटिविटी। यानी कि सेंसिटिविटी का मतलब होता है एलर्जी, और एलर्जी जो होती है वो हमारी कौन सी होती है? टाइप सेकंड। जब हम सेंसिटिविटी की बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, तब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, यानी कि 4 टाइप की क्या होती है? इम्यूनिटी पाई जाती है, मतलब सेंसिटिविटी पाई जाती है। तो हमारे यहाँ जो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर होती है, वो कौन सी होती है? टाइप 2 इम्यूनिटी। ये टाइप 2 सेंसिटिविटी अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स इन बॉडी। तो ये होता है हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर पहला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दूसरा होता है थाइमस एबनॉर्मलिटी। थाइमस क्या होती है? हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है, उसके अंदर सिचुएटेड होती है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। और ये क्या काम करती है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड है जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है, और ये एंटीबॉडी कहाँ वर्क करते हैं? हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शंस पे एसिटिल कोलिन बाइंड रिसेप्टर होते हैं, एसिटिल कोलिन बाइंड रिसेप्टर होते हैं। अब ये क्या करेगी? हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है, ये क्या किसका प्रोडक्शन करती है? एंटीबॉडी का। और ये एंटीबॉडी जाके क्या करती है? इन जो रिसेप्टर पे जहाँ एसिटिल कोलिन बाइंड होना चाहिए था, वहाँ पे जाके क्या बाइंड हो जाता है? हमारा एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है। और जैसे एंटीबॉडी बाइंड होगी, तो क्या होगी? जो रिसेप्टर पे तो एंटीबॉडी बाइंड हो गई, अब क्या होगा? डिक्रीज लेवल ऑफ ACH बाइंड रिसेप्टर, BR का मतलब बाइंड रिसेप्टर, और उसकी वजह से क्या होगी? हमारी माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये इसकी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर क्या हो गया? हमारा एसिटिल कोलिन जुड़ता है, उसके रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे एंटीबॉडी जुड़ जाती है, और वो उसकी वजह से क्या होता है? हमारा एसिटिल कोलिन का लेवल जो होता है, या फिर हम बोले कि एसिटिल कोलिन बाइंड रिसेप्टर जो उनका नंबर कम हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसमें था थाइमस एबनॉर्मलिटी। तो थाइमस क्या करती है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, और ये एंटीबॉडी क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जाके इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जो एसिटिल कोलिन बाइंड रिसेप्टर होते हैं, उन पे अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर की संख्या जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तीसरा होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की हम बात करें तो इन्फेक्शन में क्या होता है हमारे, कि जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन क्या करते हैं? जो हमारे जीन होते हैं, उन जीन्स की कॉपी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिमिक थ्योरी। यानी कि इसमें क्या होगा? जो हमारे इन्फेक्शन होता है, इसमें वायरल इन्फेक्शन होता है, और वायरल इन्फेक्शन में जो वायरस होता है ना, वो क्या करता है? हमारे जीन्स की कॉपी करता है, जीन्स को कॉपी करता है, जिसको हम बोलते हैं मिमिक थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं मिमिक थ्योरी। यानी कि ये वायरल इन्फेक्शन किस पे काम करता है? मिमिक थ्योरी के ऊपर। यानी कि हमारे जीन्स की क्या करता है? कॉपी करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? ये जो जीन्स होते हैं, जो कॉपी किए हुए जीन्स होते हैं किसके? वायरस के, वो किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए इसमें सबसे पहला होगा ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें हमारी टाइप 2 सेंसिटिविटी या टाइप 2 एलर्जी जो होती है वो वर्क करती है। थाइमस जो होती है वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है,
और जो इन्फेक्शन होता है वो मिमिक थ्योरी के थ्रू क्या करता है, हमारे अपने डुप्लीकेट जीन्स बनाता है, या हम बोले कि जो बेकार जीन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है, और हमारे एनएमजे जो होते हैं या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये थे हमारे कॉजेस। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। किसके साइन सिम्टम्स हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज़ के या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज़ के, उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है बल्बर साइन। बल्बर साइन क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन का जो बल्बर पार्ट होता है, और बल्बर पार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, सेरिबेलर यानी कि सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, यानी कि ये तीन पार्ट होते हैं जो किसके अंदर आते हैं, हमारे बल्बर रीजन के अंदर आते हैं। और इन बल्बर रीजन इन तीन रीजन्स के अंदर अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से जो साइन आते हैं, जो साइन सिम्टम्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं बल्बर साइन। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ऑप्थेल्मोप्लेजिया के अंदर क्या होता है, हमारी जो आइज़ की मूवमेंट करवाने वाली मसल्स जो होती हैं उनके अंदर पैरालिसिस हो जाता है। जब उनके अंदर पैरालिसिस होता है तो क्या होता है कि हमारी मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हमारी ये नॉर्मल आइज़ होती हैं तो आइज़ इसके अंदर क्या होगा, कभी तो आई दोनों इस साइड चली जाएंगी, कभी दोनों आई सेंटर के अंदर आ जाएंगी, या फिर एक आई इधर होगी एक आई इधर होगी, या फिर एक आई इधर होगी तो दूसरी आई उधर होगी। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, हमारे आई मूवमेंट डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। उसके बाद में होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया के अंदर क्या होता है कि डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, यानी कि निगलने के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद में होता है डिस्निया। डिस्निया का मतलब होता है कि ब्रीदिंग डिफिकल्टीज जो आती है उसको हम बोलते हैं डिस्निया। तो देयर इज सम बल्बर साइंस हेयर। फर्स्ट वन इज ऑप्थेल्मोप्लेजिया, सेकंड वन डिस्फेजिया, थर्ड वन डिस्निया। तो दीज आर द साइन ऑफ बल्बर साइन। नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट मस्कुलर वीकनेस। यानी कि मस्कुलर वीकनेस का मतलब है कि जो हमारी मसल्स हैं वो क्या होती जाती है, धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। तो उसके क्या क्या साइंस हैं कि एक तो जो मसल्स वीक होती है वो पेनलेस होती है, उनके अंदर क्या होता है, दर्द नहीं होता। दूसरा, ग्रेजुअली इंक्रीज, वीकनेस जो होती है मसल्स की वो क्या होगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। और इसके अंदर क्या होता है कि रिपीटेटिव स्टिमुलेशन, अगर हम इन मसल्स को रिपीटेटिव स्टिमुलेट करें तो ये क्या हो जाएंगे, कोज फैटिग स्टिमुलेशन, कोज फैटिग, FATIG। यानी कि ये क्या करेगा, इनके अंदर थकान हो जाएगी। जैसे जैसे हम मसल्स को बार बार काम करवाएंगे तो इनके अंदर क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास रिसेप्टर्स की संख्या कम है, और रिसेप्टर्स की संख्या कम है तो एसिटिल कोलिन ज़्यादा आके जुड़ेगा नहीं, और क्या जुड़ेगा नहीं तो क्या होगा, हमारा एसिटिल कोलिनेस्ट्रेज जो होता है वो उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि जो जुड़े हुए एसिटिल कोलिन है उनको तोड़ने के लिए। तो ये हम इसकी जो सेंसिटिविटी की है ये बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप तो इतना याद रखना कि रिपीटेटिव स्टिमुलेशन कोज फैटिक, कि बार बार स्टिमुलेशन जो होता है वो भी फैटिक कोज करता है। तो ये किसके थे, मस्कुलर वीकनेस के साइन थे। उसके बाद में नेक्स्ट वन हमारा टोसिस। तो टोसिस का मतलब क्या होता है कि हमारी आईलिड्स जो होती है, आईलिड्स क्या होंगी, ड्रूप हो जाएंगी, यानी कि आईलिड्स ऐसे हो जाएंगी, हमारी आईलिड्स ड्रॉप हो जाएंगी, जिसको बोलते हैं टोसिस, यानी कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स को बोलते हैं हम टोसिस। और इसके अंदर एक क्या होता है, डिप्लोपिया भी होता है। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया का मतलब होता है कि हमारा विजन जो होता है वो डबल विजन होता है। डिप्लोपिया, टोसिस और माइस्थेनिया स्नेरल, या फिर हम बोले नेजल स्पीच, यानी कि जो स्पीच होती है उसमें वो पेशेंट क्या करेगा, नाक से बोलने लग जाएगा, मतलब उसकी वॉइस जो होती है मैक्सिमम वॉइस नोज से निकलती है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं नेजल स्पीच या माइस्थेनिक स्नेरल। और उसके बाद में क्या होगा, डिसेंडिंग वीकनेस। डिसेंडिंग वीकनेस क्या होती है कि बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो सबसे पहले अपर पार्ट के अंदर आते हैं, फिर धीरे धीरे वो हेड से टॉप की ओर मूव करते हैं। तो यानी कि वीकनेस जो होगी वो किधर से किधर होगी, डिसेंडिंग वीकनेस, यानी कि हेड टू टो वीकनेस, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग वीकनेस। तो ये थे हमारे क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। किन डायग्नोस्टिक, मतलब हम क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं किसको, माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए। सबसे फर्स्ट वन जो हम करते हैं वो हमारा होता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करते हैं कि उस पेशेंट को पहले कोई वायरल इन्फेक्शन था या फिर कोई ऐसी कोई डिजीज़ थी जिसकी वजह से उसको पहले कभी एडमिट होना पड़ा था, तो उसका हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। सेकंड वन हम उसमें क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। यानी कि उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे कि उसको कहीं नेजल स्पीच, वीकनेस, टोसिस, डिप्लोपिया या फिर उसके अंदर डिस्फेजिया, डिस्निया ये तो नहीं है। इन सब के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन टेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन टेस्ट में क्या करते हैं, हम बार बार पेशेंट को इलेक्ट्रिक स्टिमुलेंट या इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। अगर उसकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि अगर उसकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट होता है तो वो टेस्ट होता है हमारा पॉजिटिव टेस्ट, जिसको हम कहते हैं कि उस पेशेंट को क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है। ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टेस्ट क्या करता है, एसिटिल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है उसका लेवल डिक्रीज कर देता है। जब उसका लेवल डिक्रीज कर देगा तो हमारा किसका लेवल बढ़ जाएगा, ACH, एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ेगा। और जब एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कम रिसेप्टर्स है उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा एसिटिल कोलिन जुड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा
जो सिम्टम्स है वो उनमें इंप्रूवमेंट होता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन टेस्ट की वजह से। थर्ड वन हमारा है आइस टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो आइज़ होती है, आंखों के ऊपर आइस रखते हैं, बर्फ़ रखते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे एनएमजे जो होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, एसीएच एस्ट्रेज, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। और जब उसका लेवल डिक्रीज होगा एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम का, तो ये क्या होगा, एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ता है और उसकी वजह से हमारे साइन जो होते हैं, साइन सिम्टम्स जो होते हैं आइस के, टोसिस का जो साइन सिम्टम होता है वो इंप्रूव हो जाता है, मतलब टोसिस इंप्रूव होता है। तो उसको हम बोलते हैं कि आइस टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी उस पेशेंट को क्या हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार जो आप लगाओ, ये टेस्ट होता है टेंसिलोन टेस्ट या इड्रोफोनियम टेस्ट। अगर आपके सामने पेशेंट इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के साथ, साइन सिम्टम्स के साथ आया है, तो आप उस क्या करोगे, उस पेशेंट को इड्रोफोनियम दोगे। उस पेशेंट को क्या दोगे, इड्रोफोनियम। अगर आपने पेशेंट को इड्रोफोनियम दिया तो अब दो कंडीशन है, या तो पेशेंट के साइंस जो सिम्टम्स है वो, या तो पेशेंट के साइन सिम्टम ट्रीट हो जाए या फिर ये वर्स हो जाए। यानी कि अगर ट्रीट हो गए जब तो इस पेशेंट को है माइस्थेनिया ग्रेविस, और अगर वर्स हो गए तो इस पेशेंट को क्या है, इसकी इड्रोफोनियम की ओवरडोज है। ओवरडोज की वजह से तो सिम्टम वर्स होंगे, और ट्रीट अगर हो गए तो माइस्थेनिया ग्रेविस उस पेशेंट को पॉजिटिव है। तो यह था हमारा टेंसिलोन टोस्ट। जब हम बाद में इनकी बातें करेंगे, जब हम आपके एग्जाम्स के बाद में इनको अच्छे से देखेंगे, तब हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये था टेंसिलोन टेस्ट। उसके बाद में हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है एंटीकोलिनेस्ट्रेज। एंटीकोलिनेस्ट्रेज क्या करती है, हमारी एंटी और कोलिनेस्ट्रेज, यानी कि जो हमारे कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के खिलाफ काम करे। और कोलिनेस्ट्रेज क्या करता है, हमारा एसिटिल कोलिन जो होता है उसको तोड़ने का काम करता है, यानी कि एसिटिल कोलिन को तोड़ने का काम करता है कोलिनेस्ट्रेज। और इसको क्या करती है, ये कम करती है। कौन सी? एंटीकोलिनेस्ट्रेज। तो इसमें कौन कौन सी आती है, पायरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन। जो नियोस्टिग्मिन है वो इसकी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन। तो ये क्या होती है, हमारी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। हम इस टेस्ट के अंदर, टेंसिलोन टेस्ट है जिसको हम इड्रोफोनियम टेस्ट बोलते हैं, इसके अंदर नियोस्टिग्मिन भी तो यूज़ कर सकते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए, पर इसको इसलिए नहीं कर सकते, अगर मान लो गलती से हमने इड्रोफोनियम दिया और उसके सिम्टम्स रोस्ट हो गए, तो उसको रिवर्स करने के लिए हमें फिर इसका ड्रग देनी पड़ेगी। तो हमारी इड्रोफोनियम जो होती है वो क्या होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है। इसका एक्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन एक्शन का बहुत शॉर्ट होता है। तो जिसकी वजह से अगर सिम्टम रोस्ट भी होते हैं या सिम्टम बिगड़ते भी हैं तो वो बहुत जल्दी क्या होंगे, ऑटोमेटिक हील हो जाएंगे। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, इड्रोफोनियम का। जबकि नियोस्टिग्मिन क्या होती है, लॉन्ग एक्टिंग होती है। उसके बाद में हम यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेशन। अभी हमने बात की थी यहाँ पे क्या था, कि हमारी ऑटो इम्यूनिटी जो थी वो क्या करती थी, हमारे वो एनएमजे जो होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो उसको सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेशंस देते हैं, जिसके अंदर हमारा प्रेडनिसोलोन्स है और प्रेडनिसोलोन, ये इसके अंदर आता है इम्यूनोसप्रेशंस के अंदर। फिर हम करते हैं प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस में हम क्या करते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, हम उनको एंटीबॉडीज़ को निकाल लेते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ को सेपरेट कर लेते हैं, ताकि जो एंटीबॉडीज़ होती है जो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कनेक्ट होती है वो वहाँ पे कनेक्ट नहीं होंगी। तो वहाँ पे उनकी जगह क्या कनेक्ट होगा, एसिटिल कोलिन, और हमारी डिजीज़ क्या होगी, क्योर होगी। लास्ट वन हमारा है थाइमेक्टमी, कि जिस पेशेंट के अंदर कंटिन्यूस एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता जा रहा है, तो हम उसकी क्या करते हैं, थाइमस ग्लैंड जो होती है उसको निकाल देते हैं, कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो थाइमस ग्लैंड को जैसे निकाला तो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उनका परमानेंट ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। हम उसको केवल क्या कर सकते हैं, ड्रग्स के थ्रू ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको परमानेंट ट्रीट करना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को इज़ इम्पॉसिबल। तो ये थे हमारे इसके मैनेजमेंट। तो यहाँ तक था हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।